आप सबकी तालियों के बीच में मैं डॉक्टर दिनेश जी बुतड़ा को भी बुलाना चाहूंगा। आज के हमारे दूसरे पैनलिस्ट। मेरे लिए भी एक काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ है आज की। मैं सर के साथ बैठा हुआ हूँ, जैसे मनीष ने भी बताया, मनीष जी ने, कि वो किसी दौरान एक स्टूडेंट थे, तब से सर ये सेशंस ले रहे हैं हम सबके लिए। तो इनका कंट्रीब्यूशन हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। जितना इनका कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने बहुत हम्बली और ब्रीफली अपने आप को इंट्रोडक्शन दिया है। मुझे 4 से 5 लाइन का इंट्रोडक्शन दिया है, इनका हम्बलनेस बताता है। तो मैं इसके बारे में बस बात करना चाहूंगा ब्रीफली। अभी फिलहाल वो एज अ प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी एंड ही हैज 19 years of teaching experience in engineering field. He is a researcher, author, motivational speaker एंड इन्होंने 300 प्लस करियर गाइडेंस सेशन इंडिया, दुबई, अबू धाबी, शारजा और बहरीन में लिए हुए हैं। 5 पेटेंट इनके नाम पे है, इन्होंने 5 पेटेंट फाइल किए हुए हैं। 25 रिसर्च पेपर इन इंटरनेशनल जर्नल्स, रिसीव्ड 3 रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट्स एंड 1000 प्लस स्टूडेंट्स को इन्होंने जॉब्स एंड हायर स्टडीज के लिए गाइड किया हुआ है। एंड इनको MIG बेस्ट इनोवेशन अवार्ड ऑफ द ईयर 2024 भी मिला हुआ है। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सर, पब्लिक सेक्टर और एग्जाम्स की तो बात हो गई। अब मेन और एक फील्ड जो है साइंस, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। उसके पहले जैसे मैं भी जब 10th में था या 9th में था, तो एक पेरेंट्स में एक माइंडसेट बन गया था, मतलब जो पुरानी एज से चलते आ रहा है, कि लड़का पैदा हो गया तो इंजीनियर, लड़की पैदा हुई तो डॉक्टर, और अगर आपको 80 प्लस मिल रहे हैं तो आपको साइंस लेना है, अगर आप 80 से नीचे कर रहे हो स्कोर तो आपको साइंस नहीं लेना है। तो इसी रिलेटेड मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि साइंस किसको चूज करना चाहिए? साइंस के बाद आपके पास कितने सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं? एंड व्हाट इज द बेस्ट करियर दैट यू कैन चूज इन साइंस? सबसे पहले मैं महेश सेवा संघ का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। 2014-15 से ये श्रृंखला शुरू हुई है करियर गाइडेंस की, और लगभग पिछले 11 सालों से मैं इस प्रोग्राम से जुड़ा हूँ। हर साल 150 से ज़्यादा बच्चे इस प्रोग्राम से गाइडेंस प्राप्त करके देश में और विदेश में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, और ये हमारे महेश सेवा संघ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। साइंस ये फील्ड ऐसा है, ज़्यादातर बच्चों का आज के डेट में 10वीं के बाद में साइंस की तरफ जाने का झुकाव, कल जो होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है। इसके कारण भी वही है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आज के डेट में इंडिया और अब्रॉड में साइंस के थ्रू अवेलेबल है। बट एट द सेम टाइम साइंस किसने लेना चाहिए, साइंस क्यों लेना चाहिए, साइंस के रियल अपॉर्चुनिटीज़ क्या और साइंस में रियल चैलेंजेस क्या, ये भी क्वेश्चंस हमने थोड़ी से समझ लेना चाहिए। साइंस उन लोगों ने लेना चाहिए जिन लोगों के लिए मैं आगे के जो कोर्सेज बताने जा रहा हूँ उसके लिए साइंस लेना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल, इंजीनियरिंग करना है साइंस लेना पड़ेगा, मेडिकल करना है साइंस लेना पड़ेगा, फार्मेसी करना है साइंस लेना पड़ेगा, आर्किटेक्ट करना है साइंस लेना पड़ेगा, NDA करना है साइंस लेना पड़ेगा, और BSc करना है तो साइंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी कोई कोर्सेस है उन सब कोर्सेस में आप थ्रू कॉमर्स या आर्ट्स भी जा सकते हैं। आप कोई भी कोर्स टैली कर लीजिए, मैंने जो कोर्सेज बताए, इसके अलावा अगर कोई भी कोर्सेस में अगर जाना है आपको, तो आप अदर देन साइंस कॉमर्स और आर्ट से आप जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ये 5-6 कोर्सेस में अगर आपको जाना है आगे, आपको करियर करना है, तो साइंस लेना बहुत ज़रूरी है और साइंस में प्रोग्रेस करना ज़रूरी है। फिर से वही उसी में PCB ले, PCM ले, PCM लेके फिर हम इंजीनियरिंग, PCM लेके हम आर्किटेक्ट की तरफ जा सकते हैं, PCB लेकर हम जैसे मेडिकल में जा सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। ये सारे बाइफर्केशंस हम धीरे धीरे अगले क्वेश्चंस में लेने ही वाले हैं। बट साइंस लेने के पीछे का बैकग्राउंड हमें समझ लेना ज़रूरी है। सिर्फ दूसरा बच्चा साइंस ले रहा है इसलिए मैं साइंस लूँ, साइंस में स्कोप है इसलिए मैं साइंस लूँ, ऐसा ना करते हुए हमारा एग्जैक्ट गोल क्या है, कौन से हमें कोर्स में जाना है, कौन सी हमें एंट्रेंस एग्जाम देना है, उस एंट्रेंस एग्जाम में नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, उस एंट्रेंस एग्जाम में कंपटीशन क्या है स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। अब ये सब चीज़ों की जानकारी लेकर हम साइंस ले तो ज़रूर हम साइंस में अच्छा काम कर सकते हैं।
साइंस के रिगार्डिंग जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कई कोर्सेज 12th के बाद स्टार्ट होते हैं और कई एग्जाम्स 10th के बाद होते हैं, तो कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स है जो 12th के बाद स्टार्ट होंगे, या कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसके लिए हमको 10th के बाद ही प्रिपरेशन करना है, और कंपटीशन लेवल क्या है? राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट, साइंस में कंपटीशन ज़्यादा होती है। मैं उसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। हर साल JEE मेंस, इस एग्ज़ाम में 15 लाख बच्चे ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम देते हैं, और JEE एडवांस में 2,45,000 बच्चे उसमें से शॉर्टलिस्ट होके एग्ज़ाम देते हैं। दूसरी एग्ज़ाम आती है जो नीट, जो NEET नीट कहलाती है। उस एग्ज़ाम में लगभग 24 लाख से 25 लाख बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, और नंबर ऑफ सीट्स उसमें लगभग महाराष्ट्र में हम ले तो MBBS की 10,000 सीटें हैं, और ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखें तो 1,10,000 सीटें हैं, और इसके लिए अपीयर होने वाले बच्चे होते हैं 24 लाख। वही अगर हम देखें तो आर्किटेक्ट होता है, नाटा नाम की एग्ज़ाम होती है, और ऐसे सिमिलर टाइप की एग्जाम्स अगर हम देखते हैं, आइसर है, नाइसर है, ये एग्जाम्स बहुत बार स्टूडेंट को मालूम भी नहीं होती है। बेसिकली आइसर से और नाइसर से हमें अगर साइंटिस्ट बनना है, आज के डेट में माहेश्वरी साइंटिस्ट का नंबर काफ़ी कम है। आपके लिए बताना चाहूँगा, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स साइंटिस्ट है, DRDO में, NCL में, HE में, और हम लोग काफ़ी सारा काम इन साइंटिस्ट के साथ करते हैं, बट इतना डिफिकल्ट है कि कोई माहेश्वरी साइंटिस्ट हम ढूंढ लेवे, ये बहुत आज के डेट में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे बच्चे साइंटिस्ट बनने का सपना ही नहीं देखते बेसिकली। सो हम CA का सपना देख लेंगे, इंजीनियरिंग का देख लेंगे, मगर साइंटिस्ट का सपना हम नहीं देखते हैं। और रियली आवर कंट्री नीड्स अ गुड साइंटिस्ट, like country like China is doing great in the science exploration, engineering exploration and all other things, but हमें यहाँ पर और काम करने के लिए माहेश्वरी साइंटिस्ट की भी ज़रूरत है, ऐसे मैं कहूँगा। सो ये सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम, आइसर, नाइसर, ये सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत बार हमें मालूम भी नहीं होती है बेसिकली। और टिपिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम बात करें तो महाराष्ट्र की CET, जिसमें 4 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, और 4 लाख बच्चों में से अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 9% स्टूडेंट को 100 से ज़्यादा मार्क मिलते हैं। सो हम CET को थोड़ा सा मे बी ईजी समझते हैं, मगर महाराष्ट्र CET का हम पिछले लगभग 15 साल से हम रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें 9% से ज़्यादा बच्चों को 100 से ऊपर आउट ऑफ 200 मार्क्स नहीं मिले हैं अभी तक के। कहने का मतलब ये भी हमें देखना है कि अगर जैसे इसके पहले के जो वक्ता थे COEP से पास आउट हैं, तो COEP में आने के लिए हमें 99 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर चाहिए होता है। ये हमें सबसे पहले 10th के बाद ही समझ लेना ज़रूरी है। सो एंट्रेंस एग्जाम कौन सी, उसमें टारगेटेड स्कोर क्या, उसका कट ऑफ कौन सा, कौन से इंस्टीट्यूट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने 10th के बाद जैसा हमारा रिजल्ट आता है हमने एक पेज पे लिख देना चाहिए, और हमारी यहाँ पर भी रोज नजर जाए ऐसे पेज, वो जगह पर हम पेस्ट करके हम वो डेली देखना चाहिए। दैट विल इंस्पायर अस टू गो देयर, दैट दिस पर्टिकुलर स्कोर आई शुड टारगेट एट द एंड ऑफ द 12th एंड आफ्टर द एंट्रेंस एग्जाम। सर, इंजीनियरिंग के बारे में आपने बात की, तो उसमें कितने ब्रांचेस एज ऑन डेट अवेलेबल है? ट्रेडिशनल हम लोग कुछ बेसिक इंजीनियरिंग के बारे में तो जानते हैं, बट अगर उसमें कोई नया फील्ड डेवलप हो रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है आज के डेट पे, तो AI के रिलेटेड कोई फील्ड ओपन हो रहा है, उसके लिए कोई कोडिंग या सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ है, या साइंस रिलेटेड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हम उसमें कुछ अचीव कर सकते हैं, इस पे अगर आप कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो। राइट। महाराष्ट्र के अंदर में 77 इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं। आपको लगेगा सब इंजीनियरिंग ब्रांचेस तो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, देन बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी ब्रांचेस लगभग सभी को पता है। बट पिछले 4 या 5 सालों में AI से रिलेटेड काफ़ी सारी ब्रांचेस महाराष्ट्र में शुरू हुई है, ऑल ओवर इंडिया में शुरू हुई है बेसिकली। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारी नई ब्रांचेस अभी पिछले 4 से 5 सालों में शुरू हुई है। जैसे अभी आपने बताया कि कुछ नए सेक्टर्स शुरू है, जैसे मेरा एक डिपार्टमेंट है जिसका मैं अभी हेड हूँ, दैट इज़ अ बायो इंजीनियरिंग सेक्टर। कोविड आया 2020 में, बट सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो बनाई वो इंडिया ने बनाई,
इवन यूके को वो पॉसिबल नहीं हुआ, चाइना को वो पॉसिबल नहीं हुआ, बट सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनी इंडिया में, और सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनी और एक्सपोर्ट हुई वो इंडिया से। और ऐसे फील्ड को कंट्रीब्यूट करने वाला फील्ड है बायो इंजीनियरिंग, जिसे अभी मैं लीड कर रहा हूँ। इस बायो इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, बायोमैकेनिक्स, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग जैसे सारे एरियाज पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में। तो ये एक नया सेक्टर है जहाँ जो स्टूडेंट को बायोलॉजी इंटरेस्ट है वो स्टूडेंट इसमें आ सकता है, जिसे मैथ्स में इंटरेस्ट है वो भी स्टूडेंट इसमें आ सकता है। इसके अलावा जो अभी प्रोग्राम में लीड कर रहा हूँ वो है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसके बारे में अभी तक के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है। बेसिकली इंडिया इज बिकमिंग अ हब ऑफ मटेरियल साइंस। अभी आईफोन इंडिया में बन रहा है और आईफोन US में बिक रहा है। आप देखेंगे तो आने वाला फ्यूचर, हर चीज़ जो मटेरियल आज इंडिया में जो बन रहा है उसे एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एरोस्पेस मटेरियल, इंडिया इज बिकमिंग अ हब फॉर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली। इसी के अलावा बायो मटेरियल है, इसी के अलावा फाइबर रिलेटेड मटेरियल, इसी के अलावा प्लास्टिक रबर रिलेटेड मटेरियल है, सिरेमिक्स, देन ग्लास मटेरियल है। इसकी भी ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं। वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उससे जो नई टेक्नोलॉजीज हमें चाहिए वो टेक्नोलॉजीज के ऊपर में हम काम कर रहे हैं। बट ये सारी ब्रांचेस स्टूडेंट को पता ही नहीं है। बेसिकली हम वही रूटीन ब्रांचेस जानते हैं, बट रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, पुणे इज अ हब ऑफ रोबोटिक सर्जरी। कितने लोगों को पता है कि रोबोट सर्जरी कर रहा है डॉक्टर के साथ, और सबसे ज़्यादा रोबोट आज के डेट में पुणे में स्थित है, जो रोबोटिक सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट से लेकर तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में रोबोटिक्स एप्लीकेशंस आ चुके हैं, जहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर्स आर वर्किंग विद द डॉक्टर्स एक्चुअली। सो रोबोटिक्स इज अनदर सेक्टर। देन सिविल स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पुणे का एरिया लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है, और आने वाले समय में पुणे चारों दिशाओं में कैसे स्पीड में बढ़ रहा है आप देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड बढ़ रही है, मेट्रो ऑलरेडी इंस्टैब्लिश हो चुकी है, तो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड आने वाले समय में लगने वाली है। सो इसके लिए लगने वाले इंजीनियर्स हमें चाहिए, बट बेसिकली हमें वो ब्रांच ही पता नहीं है। सो ये सारी ब्रांचेस अगर हम जान लेवे कि आने वाला फ्यूचर क्या है, तो हम ऑटोमेटिकली उसके आगे काम करेंगे। हम AI वगैरह तो बात करते हैं, बट AI का एप्लीकेशन कोर फील्ड में कैसे होगा? AI एप्लीकेशंस इन केमिकल इंजीनियरिंग क्या हो रहा है बेसिकली, IoT एप्लीकेशंस इन डिफरेंट सेक्टर क्या हो रहा है, ऐसा मशीन लर्निंग क्या हो रहा है। कुछ कुछ रूटीन टाइप्स के जॉब्स तो एकदम से ऑब्सोलेट होते जा रहे हैं, बिकॉज दोज ऑल जॉब्स आर बीन टेकन बाय द AI। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आने वाले समय में हमें उन जॉब्स के लिए तैयार होना है जो आज के डेट में अस्तित्व में ही नहीं है बेसिकली, पर वो आने वाले फील्ड में, वो आने वाले समय में वो जॉब आने वाले हैं। सो दैट मीन्स वी नीड टू बी रेडी फॉर दो चैलेंजेस ऑल्सो। कोडिंग प्रोग्रामिंग सभी को सीखना ही पड़ेगा, आप कोई भी ब्रांच ले लीजिए, कोडिंग प्रोग्रामिंग सीखना ही पड़ेगा, AI आपको सीखना ही पड़ेगा, इवन डॉक्टर को भी AI सीखना ही पड़ेगा। डॉक्टर ऐसा नहीं बात कर सकते आगे कि हम तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, हम AI के रिलेटेड काम नहीं करेंगे। AI आपको करना ही पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द वे हेड एक्चुअली। सर कई बार डायरेक्शन मिल गया कि हमें कौन सी इंजीनियरिंग करना है या कौन सा फील्ड चूज़ करना है, बट ये मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि कई बार हम जैसे MBA में भी देखते हैं या कॉलेजेस का इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो कोई रेप्यूटेड कॉलेज से या टॉप कॉलेज से करना कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे IIT हम लोग बात करते हैं, IIM हम लोग बात करते हैं, तो इज़ इट नेसेसरी कि हर बच्चा वहाँ से ही करे, या एटलीस्ट वो जहाँ पे है एक अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज ले, या नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप उस पर थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए। सबसे पहले रेप्यूटेड कॉलेज की डेफिनेशन हम थोड़ा सा करेंगे। रेप्यूटेड कॉलेज रेप्यूटेड क्यों होते हैं बेसिकली? सो हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे टॉप जो कॉलेजेस है वो IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 23 IITs है इंडिया के अंदर में। सबसे टफ प्रोसेस है सिलेक्ट होने की, JEE मेंस और JEE एडवांस। अब इतने टफ प्रोसेस से हम जब जाते हैं, ये इंडिया की ही टफेस्ट एग्जाम नहीं है, ये एशिया की टफेस्ट एग्जाम है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, नॉट ओनली इंडिया की टफेस्ट एग्जाम है, सारे एशियन कंट्रीज में जितनी टफेस्ट एग्जाम है उसमें एक आती है JEE मेंस और JEE एडवांस, और दूसरी आती है CAT। ये दो एग्जाम सबसे टफ मानी जाती है ऑल ओवर एशियन कंट्रीज में। सो ये क्रैक करके हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमारा जो सर्कल होता है, जो बात बनती है वो हमारे साथ जो पीयर ग्रुप है उनके साथ जो बात बनती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया का टैलेंट जो वहाँ पर इकट्ठा होता है उससे वहाँ पर सबसे अच्छा आउटपुट आना शुरू होता है। सबसे दूसरी बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरी बात होती है फैकल्टी,
ऑल ओवर वर्ल्ड से जिन्होंने पीएचडी किया है वो लोग वहाँ पर पीएचडी होने के बाद में एज ए फैकल्टी वहाँ पर वर्क करने आए होते हैं। वहाँ पर होने वाला रिसर्च, वहाँ पे आने वाले पेटेंट, वहाँ पे आने वाले रिसर्च पेपर्स और वहाँ होने वाला इनोवेशन, ये सब चीज़ें हमें डेली इंस्पायर करता है कुछ तो भी नया करने के लिए। और लिटरली मैं काफ़ी सारे आईआईटीज़ में जाकर वहाँ पर बहुत बार रहता हूँ, देखता हूँ बच्चों का काम। 24 घंटे लैब ओपन होती है। रात के 2 बज रहे हैं, बच्चे मस्त की पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं सुबह का, कोई दिन रात का कोई उसमें वहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। 24 आवर्स आपको वहाँ पर लाइट जलते हुए लैब में दिखेंगे, बच्चे काम करते हुए दिखेंगे। ये चीज़ें हमें आपको थोड़े से बाकी जगह पर नहीं दिखती है, क्योंकि बच्चे थोड़ा 9 to 5 इतना ही काम करना पसंद करेंगे, तो फिर आउटपुट आएगा कैसे। सो ये कॉलेज क्यों फेमस है, इस वजह से फेमस है। तो ऐसे कॉलेजेस से ऑटोमेटिकली क्रीम बाहर आएगा, ऑटोमेटिकली आउटपुट अच्छा आएगा, पैकेजेस अच्छे मिलते हैं, प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, ड्रीम पैकेजेस मिलते हैं, सारी बातें होती है। सो ऑफ कोर्स हमारा टारगेट इन टॉप कॉलेजेस में जाने का होना चाहिए। बाकी कॉलेजेस में हम बात करें तो एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, जीएफटीआई है, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास में आज इंडिया में अवेलेबल है। सो इन सब ऑप्शंस में एनआईआरएफ रैंकिंग कितना, नेशनल लेवल पे आप कहाँ स्टैंड करते हो, इट इज़ नॉट अबाउट विथ whom यू आर कॉम्पिटिंग एट द लोकल लेवल। आप पुणे में किसके साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हो, इसको कोई मीनिंग नहीं आज के डेट में। आपका कॉम्पिटिशन नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे किसके साथ में है, आपके बारे में गूगल क्या बोलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एज ए फैकल्टी अगर गूगल मेरे बारे में क्या बताता है, व्हाट वर्क आई डिड, so that is my identity now at the global level basically, because Google is accessible in other country also. So these are the very important thing. Ranking of the institute, ranking of the professors are equally important, because this will give you the identity basically from which institute you are and to whom you are representing for. Yeah. इससे रिलेटेड ही आगे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चे इंडिया से बाहर जाते हैं, फॉरेन में अपॉर्चुनिटी साइंस के लिए कितनी है। अभी एक रीसेंट आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इकोनॉमिक टाइम्स पे भी कई बार आ रहा है कि हार्वर्ड का जो डिसीजन था डोनाल्ड ट्रंप का कि आउटसाइड स्टूडेंट्स को वीज़ा में दिक्कत आ रही थी। लिविंग अपार्ट हार्वर्ड, अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो बाहर के कंट्रीज में कितना स्कोप है, और कोई बच्चा अगर इंडिया में रिटर्न आना चाहता है आफ्टर दैट, तो उसको इंडिया में कितना स्कोप मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एजुकेशन लोन ले लेते हैं, फैमिलीज वो लोन पे कर रही है, बट आगे जाके उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ऐसे सिचुएशंस को कैसे टैकल करें, या क्या पहले से ही हम लोग वेल प्रिपेयर्डनेस रखें। पिछले 20 साल में मैंने लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज़ में मैंने पिछले 20 सालों में जाने के लिए उन्हें हेल्प करी है। यूएस के टॉप यूनिवर्सिटीज़, पर्ड्यू यूनिवर्सिटीज़, इलिनॉइस, उसके अलावा जॉर्जिया टेक जैसे यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर इंडियंस को ही जल्दी एंट्री नहीं मिलती है, उन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने बच्चों को जाने के लिए हेल्प करी है। उनके साथ मैंने उनके सेकेंड ईयर से मैंने काम किया है। उनको मैंने बताया है कि ये चीज़ें हम अगर करते तो वहाँ पर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। इवन ट्रंप आए, ट्रंप कोई भी आ जाए, हम वहाँ पर एंट्री कर लेंगे। और इस साल भी मेरे बच्चे यूएस में जा रहे हैं, यूके में जैसे इंपीरियल कॉलेज लंदन, आप सभी को पता होगा कि टॉप मोस्ट कॉलेज है इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहाँ पर मेरे इस बार 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया काफ़ी कॉस्टली होता है बेसिकली, वहाँ पर इस साल मेरी जो एक स्टूडेंट है अदिति चिंतावार, उसका मोनाश यूनिवर्सिटी जिसका वर्ल्ड रैंकिंग 37 है, वहाँ पर उसका सिलेक्शन हुआ है। और कल ही मेरी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन जैसे नेदरलैंड्स में हुआ है, TU डेल्फ यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड वाइड उसका रैंक 5वां है। तो इन सब बच्चों के साथ में मैंने उनके सेकेंड ईयर से काम करना चालू किया, उनका एस्पिरेशन जान लिया, उनके गोल्स जान लिए, उनको करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, और उनको एक एक साइंटिस्ट के साथ मैंने जोड़ दिया। और एक एक साइंटिस्ट के साथ जोड़ के उनके कम से कम 2 रिसर्च पेपर हो जाए, 1-2 पेटेंट हो जाए, ये मैं उनसे करवा लेता हूँ फाइनल ईयर तक के। और उसके बाद में उनका जो आउटपुट वर्ल्ड वाइड दिखता है, चाहे कितना भी रिसेशन आ जाए, इन बच्चों को कोई रोक नहीं सकता है अगर उनके 1-2 रिसर्च पेपर उनके अंडर ग्रेड में हो जाए। अब रही बात आगे वहाँ पर जाने के बाद प्रॉब्लम्स क्या आते हैं वगैरह वगैरह, उस पर भी हम बात करेंगे। ऑफकोर्स वहाँ जाके आने वाला खर्चा मिनिमम 45 लाख से 70 लाख का होता है, बट वहाँ पर मिलने वाला पैकेज कम से कम 55 लाख से 80 लाख का होता है, फर्स्ट सैलरी जो होती है वो। तो ऑटोमेटिकली बच्चा 2 से 3 साल में वो रिकवर कर लेता है। अगर बच्चा यूएस में 3 साल टिक गया, इसका मतलब उसने उसका पूरा लोन नील करके सरप्लस
कमा कर ही वो रिटर्न में आएगा। बट मेरा अनुभव ऐसा है, आज तक 20 सालों में मैंने जो देखा है, जितने भी बच्चे गए हैं उसमें से लगभग 95 बच्चे रिटर्न नहीं आए हैं। सो जो बच्चे बाहर गए हैं वो वहीं सेटल हुए, बिकॉज अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ का पे पैकेजेस, वहाँ का डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छी होने की वजह से बच्चे वहाँ अट्रैक्टेड रहते हैं और वहाँ सेटल होने की कोशिश बनी रहती है। इंडिया में अगर आते हैं तो फिर से स्ट्रगल, थोड़ा सा यहाँ पर उतना अमाउंट रिकवर हो पाएगा क्या जितना हमने इन्वेस्ट किया था। उसकी जगह मैं बोलूँगा आप यहाँ पे IIT, NIT, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जो टॉप के हैं वहाँ से आप आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करके अगर इंडिया में सेटल होना है तो दैट इज़ मोर प्रेफर्ड कंपेयर टू गोइंग टू अब्रॉड। सर और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे इस बारे में है कि कई बार देखा है कि कॉमर्स माइंडसेट में जो लोग रहते हैं वो दोनों चीज़ देख लेते हैं कि बिजनेस करना है या जॉब करना है। साइंस बैकग्राउंड में जैसे ही हम लोग देखते हैं इंजीनियर्स जाते हैं तो वो कई बार, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, आई माइट बी रॉन्ग, कि जॉब का ही माइंडसेट रखते हैं। साइंस वालों के लिए बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो खुद का कोई एक, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग फॉर्म कर रहे हैं या कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है या IT कंपनीज के हम लोग कई बार देखते हैं कि प्रमोटर्स जो है साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं। तो AI में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ या साइंस फील्ड से रिलेटेड बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अगर आप उस पर थोड़ा बता पाए तो। राइट। सो अभी पिछले 3 से 4 सालों में या पिछले 7-8 सालों में मैं बोलूँगा स्टार्टअप कल्चर काफ़ी डेवलप हो रहा है इंडिया के अंदर में, और उन स्टार्टअप कल्चर को सपोर्ट करने के लिए कॉलेजेस में भी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो रहा है। सो कहने का मतलब मेरे पास में अगर कोई आइडिया है और उस आइडिया को मुझे बिजनेस के फॉर्म में लाना है, बट मेरे पास में माइट भी पैसा नहीं है, मेरे पास में नॉलेज नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क फोर्स नहीं है, बट ये सारी स्टार्टअप के जो सपोर्ट सिस्टम है आज के डेट में बिजनेसमैन बनने के लिए सपोर्ट कर रही है। सो स्टार्टअप्स आर नाउ अ डेज पिकिंग अप वेरी फास्ट, स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू बिकम एंटरप्रेन्योर। कोविड के बाद आपने देखा होगा जूम वगैरह डिस्टेंस वर्किंग का प्रमाण बहुत बढ़ गया है, तो आप कहाँ पर बैठ के वर्क कर रहे हो इसके लिए कोई अभी रिलीवेंस रहा नहीं है। कोई भी कंट्री का काम आप कोई भी दूसरी जगह से कर सकते हो। ये आज के डेट में आप वर्क फ्रॉम होम, जो पिछले 4 सालों में हमें इतना पता भी नहीं था, 4 से 5 सालों के पहले कि वर्क फ्रॉम होम इतना अच्छा हो सकता है, आज के डेट में लोग घर पे रहकर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। AI टूल्स जितने अलग अलग टाइप के आ रहे हैं उसका ट्रेनिंग देना, उसके ऊपर में काम करना, इसके रिलेटेड का भी बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। सो एक छोटी सी आइडिया जिसकी ज़रूरत है, redbus.com किसने शुरू किया है? वो बिट्स पिलानी के बच्चे हैं जिन्होंने redbus.com शुरू किया है। ओयो हमें मालूम भी नहीं था 10 साल पहले कि ओयो जो होटल की चेन है ये 10 साल पहले इतनी अच्छे से चल सकती, मालूम भी नहीं था। इज अगेन डेवलप बाय द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एक्चुअली। ऐसे ही आप जितने भी स्टार्टअप्स देखेंगे तो ये सक्सेसफुली हो रहे हैं, बट इसमें कहीं कहीं पे इशू भी ऐसा आता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिलना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ना रहने की वजह से फेल्योर होना, ये भी इशू इसके अंदर में आते हैं। अच्छा मेंटर अगर आपके साथ में है, अच्छे लोगों के आप गाइडेंस ले रहे हो तो 100% आप स्टार्टअप में भी अच्छा काम कर सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, 1990s में हमने एक IT बूम देखा था कि जहाँ पे IT कंपनीज ने जो पीक पकड़ा और वहाँ पे जैसे जो लोग प्लेस होते गए उनकी लाइफ एक 360 डिग्रीज में चेंज हुई। अब अपकमिंग डिकेड में आप साइंस में कौन सी ऐसी स्ट्रीम देखते हो कि विच कैन रिप्लेस द IT बूम विच हैपेंड इन 1990? राइट, नथिंग कैन रिप्लेस अनदर थिंग एक्चुअली, बट पूना ने IT की ग्रोथ देखी है। पूना के अंदर में चारों दिशाओं में IT पार्क है, हिंजेवड़ी, तलवड़े, हड़पसर, उसके अलावा आप खराड़ी, ये अगर IT पार्क देखेंगे तो लाखों लोग इसके अंदर में काम कर रहे हैं। और पुणे की नई पहचान एज ए IT सिटी करके हुई है। ऑफ कोर्स बैंगलोर नंबर 1 है, पुणे है, हैदराबाद है, बट ऑल ओवर ग्लोब के नक्शे पर अगर पुणे को लाया गया तो IT फील्ड ने लाया गया। मगर एट द सेम टाइम अभी अगर IT के अलावा पुणे की पहचान किस चीज़ के लिए हो रही है पूरे वर्ल्ड में, तो पुणे की पहचान हो रही है ऑटोमोबाइल के लिए। सो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, पुणे इज बिकमिंग अ डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। डेट्रॉइट नाम का शहर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, USA में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्हीकल बनाए जाते हैं, गाड़ियाँ बनती है। पुणे में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनती है। फोक्सवैगन ले लीजिए, मर्सिडीज बेंज ले लीजिए, काइनेटिक ले लीजिए, बजाज ले लीजिए, बाद में जैसे ट्रैक्टर की कंपनी जो है जॉन डियर कंपनी है वो पुणे में काम करती है। इसके अलावा भी 2000 से ज़्यादा कंपनियाँ पुणे में वर्क कर रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिमांड आज के डेट में पुणे में है।
तीसरा सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। पुणे में रांजणगांव ले लीजिए, इस साइड में खेड़ शिवापुर ले लीजिए, इन सब एरियाज में आज के डेट में सबसे ज़्यादा बूमिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का, और दैट इज ऑल बूमिंग इन ऑलमोस्ट इन तड़ेगांव साइड ऑल्सो। सो पुणे इज ग्रोइंग लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स हब ऑफ महाराष्ट्र। अभी कुछ ही समय में यानी आने वाले समय में यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर ही टेस्ला आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो इसके अलावा महाराष्ट्र इज फेचिंग लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंडिया में जितने भी स्टेट्स है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आज के डेट में महाराष्ट्र में आ रहा है। महाराष्ट्र इज द नंबर 1 स्टेट फॉर पेइंग द GDP, दिस पर्टिकुलर GST इज पेड बाय महाराष्ट्र नंबर 1। कोई स्टेट ऐसा नहीं कि जितना GST हम पे कर रहे हैं उतना तो उनका पूरा टर्नओवर भी नहीं है उस स्टेट का जितना GST हम पे कर रहे हैं। सो कहने का मतलब ये सारे सेक्टर अगर हम देखें तो इनको सपोर्ट के लिए, इनमें वर्क करने के लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, जैसे IT का तो हुआ, ऑटोमोबाइल का हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स का हुआ, इसके अलावा अगर आप देखते हो तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज बूमिंग। राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये हिंजवड़ी का नाम है बेसिकली, बट हमें सिर्फ IT का नाम पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट देर इज अ फेज 3 and 4 इज देयर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इज देयर। प्राज इज द नेम ऑफ द इंडस्ट्री फ्रॉम पुणे विच इज वर्किंग इन 110 कंट्रीज। 110 कंट्री में प्राज जो पुणे की कंपनी है वो काम कर रही है। तो ऐसा बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, बायो इथेनॉल जैसे एनर्जी सेक्टर जो है रिक्वायर्ड आज के डेट में, आने वाले समय में इसकी डिमांड रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले एनर्जी, फॉर एग्जांपल सुजलॉन कंपनी आपने सुना होगा, एनरकॉन देखा होगा, जो पवन चक्की होती है पुणे में किसी भी दिशा से अगर आप आते हो तो वहाँ पवन चक्की आपको लगती हुई दिखेंगी। आने वाला समय विंड एनर्जी का है, आने वाला समय सोलर एनर्जी का है। सो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आने वाले समय में काफ़ी डिमांड रहेगी। अल्टीमेटली मैकेनिकल के स्टूडेंट, रोबोटिक्स के स्टूडेंट, पुणे में अनदर हब है रोबोटिक्स का। सबसे ज़्यादा रोबोटिक यूज होता है ऑटोमोबाइल में पुणे में, दूसरा होता है सर्जरीज में, और इसी के अलावा रोबोट का एप्लीकेशन अब घरों में भी होने लगा है साफ सफाई के लिए। सो कहने का मतलब आने वाले समय में सबसे ज़्यादा रोबोट बनेंगे पुणे से। सो ये भी सेक्टर अगर आप देखते हो, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। प्रोसेसिंग सेक्टर, डिज़ाइन सेक्टर, केमिकल इंजीनियरिंग की बात अगर मैं करता हूँ तो पुणे में सबसे ज़्यादा मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की कंपनियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाती है, एक्सपोर्ट करती है, जो हमें केमिकल इंडस्ट्री को लगता है। जैसे सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस है, दुबई, अबू धाबी, UAE में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस है, उसके सॉफ्टवेयर बनते हैं पुणे में और बिकते हैं इन एरियाज़ में। सो इन सेक्टर्स में भी डिमांड काफ़ी अच्छा आने वाले समय में रहेगा। सो हमें आगे देखना है कि थोड़ा हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी इंक्लिनेशन, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हमारा गोल क्या है, हमें सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलता है, हमारी हॉबीज़ क्या है, और हमें आगे करना क्या है, हमारा करियर गोल क्या है। ये सारी चीज़ें अगर हम करें तो ऑटोमेटिकली सक्सेस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। थैंक यू सो मच सर, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, एंड आई एम श्योर ऑडियंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आप आपके क्वेश्चंस नोट करके रखिए, साइंस में अगर आपको पूछना है तो आप दिनेश सर से पूछ सकते हैं।